हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद मैनेजमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल या फिजिकल रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इन सब के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी काम से रिलेटेड मैनेजमेंट फंक्शन को स्टाफिंग कहा जाता है। स्टाफिंग स्टाफिंग इज द मैनेजरल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि एक मैनेजर का फंक्शन है जो कि खाली पोजीशन को फिल करने में मदद करती है। यहाँ पर खाली पोजीशन फिल करने का मतलब है कि एम्प्लॉयज से फिल करना। अगर इसे और सिंपल शब्दों में बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेस करना, ट्रेनिंग देना और उनकी डेवलप करना स्किल्स को, ताकि पोजीशन को फिल किया जा सके। स्टाफिंग इन्वॉल्व करता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब यह है कि सही पर्सन को सही जॉब पर लगाना और उसकी क्वालिफिकेशन देख के सही समय पर सही जॉब दिलाना। ऐसे समझो, कंपनी ने रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया निकाली कि 12th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 20 ईयर ओल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 लोगों ने फॉर्म को भरा है, जो कि एक 10th पास है जो कि पहले ही इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसे रिजेक्ट करेंगे। दूसरा बंदा 12th पास है, 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है और 19 ईयर ओल्ड है। अगर हम कंपनी के क्राइटेरिया से मैच करें तो ये मैच नहीं हो रहा है। और जो तीसरा बंदा है, ये 12th भी पास है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है और 20 ईयर ओल्ड भी है, तो सिलेक्शन इसी का होगा। अगर एक बार फिर इस पे नजर डालते हैं, फाइंडिंग द राइट पर्सन हमने चूज कर लिया, हमने राइट क्वालिफिकेशन का बंदा चूज किया है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है, 20 ईयर ओल्ड है, मतलब सब कुछ मिल रहा है, मतलब यही आपके स्टाफिंग में इंक्लूड होता है। और हाँ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है इसे याद रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम अगली टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को समझेंगे। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग हेल्प करता है फिलिंग करने में वैकेंट जॉब पोजीशन। इसका मतलब है कि जो जॉब की पोजीशन खाली पड़ी हुई है कंपनी में, इसको फिल करना बाय अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल एम्प्लॉयज। अभी वो वाला एग्जांपल याद करो जहां पर 12th पास बंदा था, 1 साल का एक्सपीरियंस था और 20 ईयर ओल्ड था। मतलब कि स्टाफिंग ने मदद किया है कि सुटेबल कैंडिडेट्स को अपनी कंपनी में लाया जाए। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि उसके पास क्वालिफिकेशन हो, स्किल्स हो और इस एबिलिटी हो, यानी सूटेबल हो हमारी कंपनी के लिए। अभी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में समझा था कि यह बंदा कैसे कैसे सब पास था। इसकी क्राइटेरियाज थी ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। एक एफिशिएंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में इसकी सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। सिंपल सी बात है, जब हम स्टाफिंग कर रहे थे, फाइंडिंग कर रहे थे राइट पर्सन राइट जॉब के लिए, तो सिंपल सी बात है ना, ये काम अच्छे से ही करेगा। जब अच्छे से करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग हेल्प करता है कि कितने एम्प्लॉय चाहिए और किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, जिससे ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग को बचाया जा सके। ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग को पहले समझो। सपोज करो कंपनी में एक्चुअली 20 लोगों की जरूरत है, अभी लोग 21 लोग काम कर रहे हैं। अगर कंपनी ऐसा करती है तो वेस्टेज होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का। मतलब ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कंपनी को इसे सैलरी देना पड़ेगा, जो कि कंपनी की लॉस होगी, यानी ओवर स्टाफिंग होगी, तो ये कंपनी के लिए ठीक नहीं होता। और अंडर स्टाफिंग, 20 लोगों की जरूरत है लेकिन 17 लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। मतलब कंपनी ऐसा करती है तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो भी कंपनी का लॉस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा जितना एक्चुअली में होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 लोगों की जरूरत है तो 20 लोग ही रहने चाहिए। हाँ, यही तो स्टाफिंग बताता है। improves job satisfaction and morale of the employees। morale का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। स्टाफिंग ये हेल्प करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये अपने जॉब से सेटिस्फाइड यानी खुश हों, और कंपनी की तरफ से उन्हें वैल्यूएबल फील कराया जा सके, ताकि यह अपने मोरल को और भी ज्यादा इंप्रूव यानी कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सके। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। स्टाफिंग जो है ये एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यह वाइडर कंसेप्ट है। ये जो बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं, मान लीजिए ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट स्टाफिंग है। मतलब कि स्टाफिंग पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब समझे, स्टाफिंग में मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इनकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्लेस करना राइट पर्सन को राइट जॉब पर। इनकी यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि इंट्रोड्यूस कराओ नए एम्प्लॉयज को, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं कंपनी पे, उनसे मिलवाओ।
अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताओ। एम्प्लॉयज को ट्रेन करना इतना ही नहीं बल्कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उनके अंदर एबिलिटीज को डेवलप करो और उनके मोरल यानी कि कॉन्फिडेंस को डेवलप करो और साथ में उनके हेल्थ और फिजिकल कंडीशन का ध्यान रखो। आपसे एक सवाल है, क्या स्टाफिंग सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं की जाती क्या? इसका आंसर मैं क्लियरली आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप खुद सोचेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। और सोचना, क्या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का यूज करके एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है? अगर स्टाफिंग छोटे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है तो इसको हम लाइन मैनेजर्स बोलते हैं, और अगर स्टाफिंग बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है तो इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कौन से इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। रिक्रूटमेंट करना यानी कंपनी में लाने का काम एचआरएम का ही है। जॉब को एनालिसिस करके डिटेल्स एम्प्लॉयज को बताना, यह काम एचआरएम का है। कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव्स प्लान देना एचआरएम का है। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लेबर रिलेशन, एम्प्लॉयज वेलफेयर पॉलिसीज एंड कंप्लेन को हैंडलिंग करने का काम एचआरएम का है। अपनी अगली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टेप 1 में यह डिटरमाइन किया जाता है कि कितने लोग और किस तरीके के एम्प्लॉयज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन भैया, यह पता कैसे चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए कितने लोग? यह पता करने के 3 स्टेप्स हैं। वर्कलोड एनालिसिस, मतलब कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। मान लेते हैं 10 एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद हम करेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस, मतलब यह है कि इस कंपनी में अभी कितने लोग काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कंपनी में अभी 4 लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कंपैरिजन, मतलब कि वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस को कंपेयर करेंगे। अगर हमने कंपेयर किया तो हमें 10 एम्प्लॉयज की जरूरत थी, अभी हमारे पास 4 एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि अभी 6 एम्प्लॉयज और चाहिए। हे भैया, ये तो बहुत ईजी है भाई, इजी तरीके से समझाया तो लगाना, और मेरी जान निकल जाती है एडिटिंग करने में। प्लीज यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। स्टाफिंग का दूसरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जा सके वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। यह पॉजिटिव प्रोसेस को दिखाता है। ऐसे समझो, अभी जब हमने मैन पावर प्लानिंग की तो हमें पता चला कि कंपनी में 6 लोगों की जरूरत है। ये लोग आएंगे कैसे? ये लोग आएंगे रिक्रूटमेंट की मदद से। लेकिन भैया, क्या 6 लोग ही एप्लीकेंट आएंगे? नहीं, हो सकता है 20 आ जाएं, हो सकता है 30 एप्लीकेंट आ जाएं, और जो सबसे सूटेबल पर्सन होगा इसी में से सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब यह है कि 6 लोगों की जरूरत है और 20 से 30 लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब कि ये पॉजिटिव प्रोसेस को दिखाता है। अभी यह और अच्छे से समझ आएगा जब हम थर्ड स्टेप सिलेक्शन को पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। अब समझो, कंपनी में एक्चुअली 6 लोगों की जरूरत है और एप्लीकेंट 20 लोग आए हैं, तो हम सभी को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 6 लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे जो ज्यादा सूटेबल होगा। मतलब यह है कि 6 लोगों को सिलेक्ट करके और बाकी जो 14 बच जाते हैं उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, यानी यह निगेटिव प्रोसेस को दिखाता है। अब समझे, ज्यादा एप्लीकेंट आएंगे तो पॉजिटिव और रिजेक्ट होंगे तो निगेटिव। अब जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन किया जाता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को अप्रोप्रिएट जॉब पोजीशन देना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय सिलेक्टेड हुआ है, मतलब कि नया वाला, इसको पुराने एम्प्लॉयज से मिलवाना और जितनी भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी की पॉलिसीज हैं और कंपनी के बारे में नए एम्प्लॉयज को बताना। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है ताकि उसकी नॉलेज स्किल्स इंप्रूव हो सके और ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। अगला प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस वाले प्रोसेस में यह चेक किया जाता है कि एम्प्लॉयज ने कितने अच्छे तरीके से काम किया है और उसकी इवैल्यूएशन की जाती है जो इसको काम दिया गया था, यानी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अगर यह वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग पे बात की जाती है। यहाँ पर प्रमोशन का मतलब है कि प्लेसिंग करना है एक एम्प्लॉय को हायर जॉब पोजीशन पर, इसको ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड हायर पे कर मतलब कि ज्यादा पैसे मिलते हैं प्रमोशन में। ऐसे समझो यार, वरना इंस्टाग्राम वाला प्रमोशन समझ लोगे। अभी ये एक एम्प्लॉय है जो कि एक लेबर है। इस लेबर को उठाकर सुपरवाइजर बना दिया गया, यानी उसकी पोजीशन को लेवल अप किया गया, मतलब कि प्रमोशन किया गया। और अपना दूसरा टर्म है करियर प्लानिंग, मतलब करियर के बारे में प्लान करना। यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है ये फ्यूचर करियर ग्रोथ को सोचता है। अगर ये ऐसा सोचता है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, साथ में एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होगा।
उसके बाद आता है कंपनसेशन। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स देना उसके सर्विसेज और काम के बदौलत। मतलब जो कंपनसेशन है ना, ये सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन कुछ भी हो सकता है। जब एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाता है तो दो तरीके से किया जा सकता है। टाइम बेस्ड पेमेंट, मतलब कि आवर्स, डेली, वीकली, मंथली के बेसिस पे दिया जा सकता है। और जो दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब कि आप जैसा काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपको पेमेंट की जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि प्रोसेस को कभी भी आगे पीछे नहीं लिख सकते। लिखना है तो स्टेप बाय स्टेप में ही लिखना होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्रोसेस को याद करने में तो आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। एवरी रिच स्टूडेंट प्ले टेबल परफेक्टली, प्राउडली, कॉन्फिडेंटली। आप इसको याद करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख सकते हैं। आइए हम अपनी अगली टॉपिक पर बढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। रिक्रूटमेंट करने के दो सोर्स हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है कि वैकेंट पोजीशन को फिल करना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की मदद से। इसका मतलब है कंपनी को अगर कोई वैकेंसी है तो कंपनी बाहर से किसी नए पर्सन को हायर करने के बजाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, मतलब कि जो पहले से ही कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हीं से ही अपनी वैकेंसी फिल कर लेगी। एग्जाम्पल से समझो, अगर कंपनी को सेल्स मैनेजर की वैकेंसी खाली है तो कंपनी क्या करेगी कि पहले अपनी कंपनी में देखेगी कि यहाँ पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो उसी को ही सेल्स मैनेजर बना दिया जाएगा, यानी कि उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। और इसी को बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने के दो मेथड्स हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को शिफ्ट करना वन जॉब पोजीशन से अनदर जॉब पोजीशन के लिए सेम लेवल पर ही, जहां पर उसकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी। ऐसे समझो, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जो दिल्ली ब्रांच पर काम कर रहा था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई के ब्रांच पर, लेकिन वहां पर भी यह सेल्स एग्जीक्यूटिव ही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यह हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर किया जा रहा है और इसका मतलब भी सेम है, लेकिन यहाँ पे लेवल ऑफ अथॉरिटी हायर कर दी जाती है। ऐसे समझो, अभी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव मुंबई में था, इसको अब सेल्स एग्जीक्यूटिव से हटाकर इसे मैनेजर बना दिया गया। मतलब कि इसकी ट्रांसफर वर्टिकली हुई है और इसकी लेवल ऑफ अथॉरिटी भी बढ़ी है। आइए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल ये इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। इसलिए नहीं लगते क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के पैसे बच जाते हैं और जो इंटरव्यू करवाया जाता है उसके भी पैसे बच जाते हैं। मोटिवेट एम्प्लॉयज। अगर जब एम्प्लॉय का प्रमोशन या ट्रांसफर किया जाता है तो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज होता है, यानी कि मोटिवेट होता है। लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसीज एंड वर्किंग इन्वायरमेंट को अच्छे से जानता है, तो इसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है जरूरत, लेकिन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और ये सिंपल प्रोसेस को दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि एम्प्लॉयज पहले से ही यहाँ पर काम कर रहा है तो इसके रिकॉर्ड सारे पते हैं। कंपनी वालों को पहले से पता है कि यह बंदा कितने अच्छी तरीके से काम करता है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। इसीलिए प्रमोशन और ट्रांसफर और भी आसान हो जाता है उनकी कैपेबिलिटी को देखकर। बेटर यूज ऑफ स्किल्स। एक्सपीरियंस एंड स्किल एम्प्लॉयज जो हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज्ड हो पाएगा। मतलब यह है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या सेल्स मैनेजर बनने लायक था तो इसे सेल्स मैनेजर बना दिया गया ना। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कोई भी नया आइडिया नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन में और इसमें लिमिटेड चॉइस होती है। लिमिटेड चॉइस इसलिए होती है क्योंकि कंपनी में कुछ ही लोग काम कर रहे होंगे, ज्यादा लोग नहीं काम कर रहे होंगे। ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉय यहाँ पर है ये जेलस फील करता है, इसलिए करता है क्योंकि प्रमोशन के केसेस में कुछ एम्प्लॉयज को अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो उनमें से जेलसी या डिससेटिस्फेक्शन डेवलप हो सकती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके नए प्लेसेस और वर्किंग कंडीशन के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं सूटेबल है? क्योंकि नई कंपनी में एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे, तो प्रमोशन या ट्रांसफर किसको करोगे? आइए अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनल का मतलब कि कंपनी के अंदर से और एक्सटर्नल का मतलब कि कंपनी के बाहर से। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करना बाय इनवाइटिंग अ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइए हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है। फ्रेश टैलेंट क्यों मिलता है? क्योंकि हम कंपनी के बाहर से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर वाइडर चॉइस मिलती है, इसलिए क्योंकि आप कंपनी के बाहर से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, यानी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चॉइस मिल जाएगी कि किसको सिलेक्ट करें और किसको रिजेक्ट करें।
यहाँ पर आपको क्वालिफाइड पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉयज होता है, मतलब कि पढ़े लिखे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। अच्छा आप खुद सोचो, एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे उन्हें रिजेक्ट कर दीजिएगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे इन्हें रिक्रूट कर लीजिएगा। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज भी आती है। मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाता है या कैंपस प्लेसमेंट किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज के साथ मिल सकती है। यानी कि जो स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे यह रिक्रूट कर सकती है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, मतलब यह है कि जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है वह नाराजगी दिखा सकता है। लेकिन भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का प्रमोशन या ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन आपने बाहर से एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया। और यह भी हो सकता है कि जो नए एम्प्लॉय हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट ना कर पाए। मतलब यह है कि कंपनी के रूल्स हैं कि काम करते वक्त आपको मोबाइल फोन नहीं यूज करना है। तो हो सकता है कि यह बंदे को यह रूल्स एंड रेगुलेशन ना पसंद हो, वह चाहता हो मोबाइल यूज करना। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्योंकि कंपनीज को बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के पैसे भरने पड़ते हैं। और हाँ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये लेंथी प्रोसेस होता है। क्यों प्रोसेस होता है? क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से झेलना पड़ता है। हाँ मेरे भाई, स्टाफिंग प्रोसेस साथ में सिलेक्शन प्रोसेस भी झेलना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगती है। अब बात करते हैं कि कौन से अलग अलग मेथड्स हैं जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉय को हायर किया जा सकता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसका मतलब है कि कंपनी अपनी वैकेंसी का नोटिस डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के गेट, ऑफिस, फैक्ट्री पर लगा देती है, जिसे देखकर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जॉब के लिए तो अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी वालों ने ना ही तो कोई एडवर्टाइजमेंट किया था और ना ही तो कंपनी वालों ने इस कैंडिडेट को इनवाइट किया था। मतलब जो जॉब वाला है यह खुद कंपनी के पास गया था। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, जहां पर इंफॉर्मेशन वैकेंट जॉब पोजीशन की पब्लिश की जाती है थ्रू सूटेबल मीडिया, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके कैंडिडेट्स को। आपने देखा भी होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल और भी ऐसे बहुत जगह हैं जहां पर लिखा होता है वी आर हायर। बात एडवर्टाइजमेंट की हो रही है तो यूट्यूब वाले भैया एक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाना। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसका मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है जहां पर जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को साथ में मिलवाती है। जॉब सीकर्स का मतलब है कि जॉब ढूंढने वाला, और एम्प्लॉयर्स जो जॉब ढूंढ रहा है उसे जॉब दिलाना। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट करती है मिडिलमैन की तरह। अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट अ सूटेबल कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन को वैकेंट पोजीशन के बारे में। मतलब ये है कि यह एजेंसीज कंपनी के लिए सूटेबल कैंडिडेट को सर्च करती हैं और कंपनी को उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं। नहीं समझ आया ना? एग्जांपल से समझो। सपोज करो बैंक को एक एक्सपीरियंस एचआर मैनेजर चाहिए, तो बैंक ने क्या किया कि प्लेसमेंट एजेंसी को बताया कि मुझे एचआर मैनेजर चाहिए। तो जो एजेंसी है ना, ये सूटेबल कैंडिडेट सर्च करके दे देगी बैंक को। कैंपस रिक्रूटमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैंपस से रिक्रूट करना। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से उठा लेना डायरेक्ट और उन्हें जॉब पर लगा देना। आपने सुना भी होगा यह कॉलेज इतनी प्लेसमेंट लगवाती है, तो यह कैंपस रिक्रूटमेंट ही होता है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉय इस कंपनी में पहले से काम कर रहा है या रिकमेंड कर सकता है सूटेबल कैंडिडेट्स को, मतलब कि रिलेटिव, फ्रेंड या जिसको भी जानता हो। अभी कंपनी में अमित काम कर रहा है तो उसको पता है कि उसकी फ्रेंड अंशिका एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, तो अमित क्या करेगा कि अंशिका को एचआर के पास रिकमेंड कर सकता है। तो जो कंपनी है वह अंशिका की इंटरव्यू ले सकती है और शायद सिलेक्ट भी कर सकती है उसे। अमित का यह पर्सनल मैटर था तो अमित ने अपने फीमेल फ्रेंड्स को बुला लिया। आप मेल फ्रेंड्स को भी बुला सकते हो, रिलेटिव या जिन्हें जानते हो इन्हें भी बुला सकते हो। अमित की बात ही अलग है भाई। अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कि अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड कराना इन ऑर्गेनाइजेशन को जो एक स्पेसिफिक जॉब्स के लिए परफॉर्म कर सके। मतलब यह है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको 100 लेबरर्स चाहिए, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ये 100 वर्कर्स यानी लेबरर प्रोवाइड कर देगा कंपनी को। और आपको बता दूं, मेरे गांव में कॉन्ट्रैक्टर को ठेकेदार बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? और सबसे सिंपल है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, मतलब कि टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करना। अब कौन ही देखता है टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट? देखते हो नहीं ना? आपने कभी नोटिस किया जो टेलीविजन पे आज भी एड चल रहे हैं, जब आप छोटे थे तब भी चल रहे थे? हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना कॉपीराइट आ जाएगी। अच्छा आप बताओ कमेंट में ऐसे कौन से एड्स हैं? एंड द लास्ट वन, वेब पब्लिशिंग, मतलब कि इंटरनेट या वेबसाइट पर पब्लिश करना और लोगों को अट्रैक्ट करना।
ओके, आपकी ये टॉपिक खत्म होती है। अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक पर, सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। ओके, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अगर कोई भी कंपनी किसी की सिलेक्शन करती है तो पहले इनकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करती है, यानी कि जो अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। मतलब यह है कि जॉब की रिक्वायरमेंट बीकॉम प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस है, और अगर किसी कैंडिडेट ने 12th पास करके अप्लाई किया है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि यह अनक्वालिफाइड है एंड मिसफिट कैंडिडेट है। उसके बाद उसका सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है। इसमें यही किया जाता है कि इंडिविजुअल यानी कैंडिडेट का एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट एंड पर्सनालिटी को देखी जाती है कि कैंडिडेट कैसा है। और जो सिलेक्शन टेस्ट होता है इसमें भी कई टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट यह चेक करता है कि कैंडिडेट फ्यूचर में कितनी आसानी से नई स्किल को सीख सकता है। इंटेलिजेंट टेस्ट उसके आईक्यू को चेक किया जाता है, मतलब कि कैंडिडेट की लॉजिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट एबिलिटी को चेक किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट, इस टेस्ट में ह्यूमन का बिहेवियर, इमोशन, रिएक्शन सब कुछ चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट, मतलब कि जो कैंडिडेट है उसके पास पहले से कौन सी स्किल है यह भी चेक किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इंटरेस्ट टेस्ट भी चेक किया जाता है, मतलब कि यह चेक किया जाता है कि कैंडिडेट को किस टाइप के वर्क में ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, जब इतनी सारी टेस्ट आपकी हो जाती है ना, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देते हो। इसका मतलब है टेस्ट क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यूअर कैंडिडेट की नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सुटेबिलिटी को चेक करता है। अभी जब इंटरव्यू हो जाता है ना, उसके बाद आपका चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, मतलब वेरीफाई किया जाता है इंफॉर्मेशन में जो कैंडिडेट ने रेफरेंस के तौर पर दिया हुआ है। सिंपल समझो, अगर कैंडिडेट ने बोला आई वर्कड एट एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर 3 ईयर्स, तो जो कंपनी है या एक्स वाई जेड लिमिटेड पर कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कॉल करके पूछेगी क्या इसने 3 साल आपके यहाँ काम किया है। अगर उस कंपनी ने बोल दिया हाँ मेरे यहाँ 3 साल काम किया था, तो आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा, वरना यहीं पे एप्लीकेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये टेस्ट भी पास कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा जिन्होंने टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक को क्लियर कर रखा है। मतलब यह है कि 100 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू लिया, लेकिन इसमें से 20 कैंडिडेट सूटेबल मिले। उसमें से मैनेजमेंट ने सिर्फ 5 बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। अब जब ये 5 सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि मतलब यह बंदा हमारी कंपनी के लिए सही है, इसकी फिटनेस अच्छी है कि नहीं, यह सब कुछ चेक किया जाता है। अगर बंदे ने यह भी क्लियर कर लिया तो उसको जॉब ऑफर दिया जाता है, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि आप आइए हमारी कंपनी में काम करिए। अब जब इतना सब हो जाता है ना, तो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि सब कुछ बताया जाता है। अपने लास्ट स्टेप में कैंडिडेट को बताया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है सैलरी, वर्किंग आवर और भी बहुत चीजें होती हैं जो भी लिखा रहता है कंपनी की डिटेल्स। और अगर बंदा एक्सेप्ट करता है तो कल से काम के लिए आ सकता है। बाकी यह भी प्रोसेस है तो इसको भी हायरार्की मैनर में लिखना पड़ेगा। इसकी भी मैंने ट्रिक्स बना रखी है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजर रिक्वायर्ड स्मार्ट मैन फॉर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यह है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को एक स्मार्ट मैन चाहिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऐसे याद रखोगे ना तो याद रहेगा, और हायरार्की मैनर नहीं बोलोगे, यानी स्टेप बाय स्टेप में लिख पाओगे। अपनी लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपनी जो ट्रेनिंग है यह एक एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स, नॉलेज दी जाती है ताकि यह बंदा जॉब को इफेक्टिवली तरीके से कर सके। आपको मैंने ट्रेनिंग कई बार समझाया हुआ है तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और जो डेवलपमेंट है यह ओवरऑल ग्रोथ देखता है एम्प्लॉय का, मतलब उसके पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ उसकी सक्सेसफुल को भी देखा जाता है। लेकिन भैया इतना तो एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस दे रहा हूँ, इसे आप पढ़कर लिख दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपना जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है ना, यह ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट देता है। आइए तब जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। सिस्टमेटिक लर्निंग, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जो बंदा है यह कम समय में जॉब के बारे में सीख सकता है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करेगा। इनहेंसेस एम्प्लॉयज सब प्रोडक्टिविटी, मतलब यह है कि जो ट्रेनिंग है यह इनहेंस करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, जिससे क्या होता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ता है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, फॉर्मेशन एंड फ्यूचर मैनेजर। एप्टीट्यूड का मतलब तो आप जानते हो, एटीट्यूड का मतलब कि कॉन्फिडेंस। अगर हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो उसके अंदर एप्टीट्यूड के साथ एटीट्यूड भी आता है। इससे होगा क्या कि ये फ्यूचर मैनेजर बनने में आसानी होगी।
इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। अगर किसी बंदे को ट्रेनिंग देते हो तो उसके अंदर मोरल यानी कॉन्फिडेंस आता है एम्प्लॉय के अंदर, जिससे होगा क्या कि अपसेंट कम होगा और एम्प्लॉय का टर्नओवर भी कम होगा। टर्नओवर का मतलब कि बार बार जो कंपनी छोड़ देते हैं ना, यह कम हो जाएगा। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, मतलब यह है कि अगर बंदे को ट्रेनिंग देते हो तो यह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएगा आसानी से इन्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, हमने तो यह जाना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है। अब जानते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा। इससे इसका बेटर करियर ऑप्शन होगा। मतलब किसी बंदे को ट्रेनिंग दिया तो उसके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होगा, जिससे यह बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कैंडिडेट के अंदर स्किल है तो यह ज्यादा पैसे कमा सकता है। अब जब ज्यादा पैसे कमाएगा मतलब कि मोरल ऑफ एम्प्लॉयज भी बूस्ट होगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ट्रेनिंग के कौन से मेथड्स हैं। इसके दो मेथड्स हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसका मतलब यह है कि एक्चुअल काम कराते वक्त ही इसे ट्रेन करना। और ऑफ द जॉब का मतलब समझ रहे हो कि एक्चुअल काम करने से पहले इसे ट्रेनिंग देना, उसके बाद ही उसे जॉब पर रखना। सिंपल सा बताओ, अगर आपको एरोप्लेन उड़ानी है तो आप क्या ट्रेनिंग लोगे? रियल एरोप्लेन में नहीं ले सकते ना, वरना फिर एरोप्लेन भी गया और आप तो बर्बाद हो ही। इसका मतलब यह है कि रियल प्लेन उड़ाने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एक डम्मी मॉडल पर। इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग टेक्निक्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि लर्नर को वर्क सिखाया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, स्किल दी जाती है एक मास्टर वर्कर्स के अंडर। सिंपल सा समझो कि अगर आपको एक इलेक्ट्रीशियन बनना है तो वह एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन के अंडर काम करेगा और उससे सीखेगा। सिंपल सा यही कहना चाहता हूँ कि सीनियर के अंडर जूनियर काम करेगा और उससे सीखेगा सीनियर से। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप एक अरेंजमेंट है स्टूडेंट का प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंपनियों के बीच में। मतलब यह है कि जो कॉलेज में थ्योरी पढ़ी है उसको रियल कंपनी में प्रैक्टिकली अप्लाई करना, यानी कि इंटर्नशिप होता है। और आप इससे कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हो। आपने सुना भी होगा यह बंदा इंटर्नशिप कर रहा है। तीसरा है यह इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। मतलब यह है कि न्यू एम्प्लॉय जब फर्स्ट टाइम कंपनी में ज्वाइन करता है तो कंपनी इसको वेलकम करती है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक ही टेक्निक है, वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल का मतलब है कि एक्चुअल वर्क करने से पहले ही आपको डमी मॉडल पर सिखा दिया जाता है। हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एरोप्लेन का, इसका भी एग्जांपल सेम होगा वेस्टिबल स्कूल के लिए। और आपका चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। हम मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय बाय।